तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे किसी भी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो होती है मर्डर का होना। अब जब तक हत्या ही नहीं हुई, जब तक कत्ल ही नहीं हुआ, तो फिर पुलिस वाले खोजेंगे क्या और सुलझाएंगे किस चीज़ का रहस्य। अब आप सोच के देखिए कि एक केस ऐसा हो जिसमें पुलिस वालों को यही नहीं पता हो कि मर्डर हुआ है। जब यही नहीं पता कि मर्डर हुआ है तो फिर मर्डर मिस्ट्री कहाँ से। अब जब मर्डर मिस्ट्री नहीं तो फिर कातिल कहाँ से, और कातिल नहीं तो फिर मोटिव कहाँ से। यानी जो सबसे जरूरी चीज़ है मर्डर, वही नहीं पता हो तो फिर हो क्या सकता है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जहाँ पुलिस वाले शुरुआत में यही नहीं मान रहे थे कि ये कत्ल है या फिर नेचुरल डेथ है या फिर एक्सीडेंट। वो तो कुछ लोग सामने आते हैं, जैसे तैसे करके मदद करते हैं, फिर जाके पुलिस वाले मानते हैं कि ये मर्डर है, फिर जांच पड़ताल में जुटते हैं। और हैरानी की बात देखिए कि जब जांच पड़ताल में जुटे तो कोई ना ऐसा क्लू मिला, ना ही कोई ऐसा सुराग मिला, ना कोई सबूत मिला जहाँ से ये लग सके कि ये किसी का हाथ होगा या फिर किसी का किया धरा है। पुलिस वाले हार चुके थे, सारी कोशिशें कर चुके थे, लेकिन इसी बीच एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा आता है और उसी प्लास्टिक के टुकड़े ने फिर पूरी मर्डर मिस्ट्री सुलझा दी। तो अपने आप में बेहद हैरत अंगेज और बेहद अजीबो गरीब आज की कहानी है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है झारखंड से। झारखंड का एक ज़िला गढ़वा ज़िला, और बात है अगस्त साल 2019 की। इसी गढ़वा ज़िले में एक हाईवे निकला है जिसका नाम है हाईवे 75। भीड़ भाड़ वाली हाईवे है ये, गाड़ियाँ हमेशा चलती रहती हैं, चलता फिरता रोड। इसी हाईवे से, हाईवे नंबर 75 से अगस्त महीने की बात है, स्टार्टिंग में एक फ़ोन जाता है पुलिस के पास। फ़ोन करने वाला बताता है कि साहब यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है और डेड बॉडी पड़ी है। अब ये चीज़ पुलिस वाले सुनते हैं, उन्हें भी लगा कि चलो चलते हैं, बॉडी हटाते हैं, हाईवे अवरोधित हुआ है। इतना सोच के पुलिस वाले वहाँ पे जाते हैं, बॉडी को कब्जे में लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद फिर एक दिक्कत कि बॉडी तो वहाँ से हटा दी, हाईवे क्लियर हो गया, लेकिन बॉडी किसकी है ये पता करना है ताकि परिवार वालों को इत्तला कर सकें कि आपके घर की महिला का एक्सीडेंट हुआ है, आप आएँ बॉडी लेके जाएँ। तो हाईवे पे ये बॉडी कहाँ से आई। अब इतना लंबा सफ़र, न जाने कहाँ से ये रोड चला होगा, न जाने कहाँ तक ये जाएगा, बीच में कहाँ कौन गिर के मर गया, कैसे पता चले। पुलिस वाले तमाम तरीके के पहलुओं पे जब ध्यान देते हैं, अपने तरीके से जांच पड़ताल करते हैं, इधर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। तो शुरुआती जांच में 2-3 चीज़ें उन्हें जो लगी कि ये जो महिला थी किसी गाड़ी से नहीं आई थी, और ऐसा लग रहा था कि ये महिला जो है इसी हाईवे को पार कर रही थी। यानी आमतौर पर जब हाईवे गाँव के बीच से निकलता है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो चढ़ जाते हैं, चढ़ने के बाद या तो बस वगैरह का इंतज़ार करते हैं, बस मिल जाती है तो उसी हाईवे पर बैठ जाते हैं। जो कटीले तार वगैरह लगे होते हैं उनको बारीकी से क्रॉस कर लेते हैं। ऐसा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, हालांकि किया भी है। तो ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले जोड़ते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें जब नज़र डालते हैं, तब जाके उन्हें लगा कि ये महिला कहीं दूर से नहीं आई है, ये महिला आसपास के ही किसी इलाके की है और हाईवे को पार कर रही थी या फिर हाईवे पे चढ़ रही थी, और किसी बस ने या फिर किसी भारी गाड़ी ने इस महिला को उड़ा दिया। इस वजह से महिला यहीं पर मर गई। लिहाजा जब ये चीज़ पुलिस वालों के जहन में आई कि महिला आसपास की है, तो फिर आसपास के इलाकों में इत्तला कर दिया कि किसी के घर की कोई महिला गायब हो, कोई महिला जो घर से निकली तो हो, अभी तक घर पे अपनी ना हो, पहुंची ना हो, कोई महिला जो घंटों से दिखाई ना दे रही हो। तो अगर ऐसा कोई है किसी के घर का मामला तो आए थाने के पास और बॉडी क्लेम कर ले। अब ये चीज़ पुलिस वाले इत्तला करते हैं, इधर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है। कुछ घंटे बीतते हैं और संजोग से एक परिवार आ जाता है। आने के बाद कहता है कि साहब आपने जो चीज़ें बताई थी कि महिला है, इस हिसाब से कपड़े पहने हैं, इस हिसाब से उसकी वेशभूषा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये महिला हमारे ही घर की है, चूँकि हमारे घर की एक ऐसी महिला है जो घंटों से गायब है और कपड़े भी लगभग मैचिंग हैं, तो अगर हो सके तो आप हमें दिखा दीजिए। पुलिस वालों ने ये बात सुनी तो उन्हें भी लगा कि ठीक है, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, परिवार खुद आ गया, राहत की सांस ली। साथ ही परिवार वालों को लेके गए हॉस्पिटल बॉडी की शिनाख्त करवाने। अब जैसे ही परिवार वाले बॉडी देखते हैं, देखने के बाद फ़ौरन कहते हैं कि ये तो हमारी ही बेटी है। अब इतना सुनने के बाद दहाड़े मार के रोने लगे। पुलिस वाले भी थोड़ा बहुत हौसला और हिम्मत देते हैं, कहते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, अब एक्सीडेंट हो गया, मर गई। इतनी ही देर में उस महिला के घर वाले भी आ जाते हैं, और घर वाले तो आए ही थे, गाँव वाले भी आ जाते हैं, आसपास के सारे लोग, यानी सैकड़ों की संख्या में भीड़। सबको एक उत्सुकता से कि क्या हुआ, कैसे मर गई 25 साल की वो महिला। अब इतना होने के बाद जब सारे लोग आते हैं, इधर पुलिस वाले कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया, मर गई, तभी अचानक से जो परिवार वाले थे वो कहने लगते हैं कि नहीं साहब, ये एक्सीडेंट नहीं है, ऐसा कोई काम ही नहीं था मेरे घर की लड़की को, क्यों हाईवे पे आए,
आज तक वो कभी आई भी नहीं, ऐसा कहीं उसे जाना भी नहीं था, उसका कोई सगा संबंधी ऐसा है नहीं जहाँ पे इस रोड के माध्यम से हो जाए, तो ये महिला हाईवे पे क्यों आएगी। अब पुलिस वाले इधर समझा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा मार्क या फिर कोई ऐसी इंजरी मिली ही नहीं, महिला का एक्सीडेंट हुआ है, सारे निशान एक्सीडेंट के हैं जिस हिसाब से चोट लगी है। तो इधर परिवार वाले कह रहे हैं कि नहीं साहब हत्या हुई है, इधर पुलिस वाले अपने हिसाब से अनुभव से कह रहे हैं कि नहीं ये एक्सीडेंट है। लेकिन चूंकि परिवार वालों की संख्या ज़्यादा थी, इधर गांव वालों की भी भीड़, सारे लोग अब जिद पे अड़ गए, तो पुलिस वालों को तो नहीं यकीन था, लेकिन उन्हें लगा कि क्या दिक्कत है, कुछ घंटे इंतजार कर लेते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट तो सारी चीज़ें बता देगी। इसीलिए पुलिस वाले चुपचाप बैठ जाते हैं, परिवार वाले जो कुछ कहते हैं उसे सुनते रहते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार होता है। डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करते हैं, पोस्टमार्टम करने के बाद रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट ऐसी आती है जिसे देखने के बाद पुलिस वालों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस हिसाब से इंजरी मार्क्स थे, वो इंजरी कभी भी किसी एक्सीडेंट से या किसी टक्कर से नहीं लग सकते थे। यानी जैसे किसी गाड़ी से टक्कर हुआ तो वो टक्कर सामने से था, लेकिन इन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आया कि किसी ने पीछे से भी कुछ मारा है, यानी कोई चोट पीछे से भी लगी है। और ये चीज़ किसी बल्क और छोटे में, यानी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन हो और छोटे में हो, ऐसा नहीं कि गिरी सड़क पे और सड़क का ये इंजरी है, जैसे कोई हथौड़ा हो, कोई लोहे का रॉड हो, या फिर कोई लकड़ी का बेत हो, कुछ ऐसी चीज़ें। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये कह रही, क्राइम ऑफ सीन कह रहा कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, तो ये क्या, या तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है या तो क्राइम ऑफ सीन झूठा है। अब डॉक्टरों को पुख्ता यकीन था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं गलत है, इसीलिए पुलिस वालों को लगा कि क्राइम ऑफ सीन ही गलत हो सकता है। लिहाजा पुलिस वाले फिर से उस हाईवे पर जाते हैं। जाने के बाद उस हाईवे को बाकायदा चेक करते हैं, इस उम्मीद में कि हाईवे से कुछ मिल जाए। अब हाईवे को जब बाकायदा चेक किया गया, उस पूरे इलाके को खंगाला गया, छाना गया, इस उम्मीद में कि यहाँ से कुछ तो मिलेगा, अगर किसी ने मारा है तो भी तो मिलना चाहिए। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि पूरे हाईवे को चेक किया गया, लेकिन वहाँ से कोई ऐसा क्लू, कोई हाथापाई के निशान, कोई अलग किसी के ब्लड स्ट्रेन, या फिर कोई ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट, कोई भारी, कोई बल्क चीज़, कोई ईंट, कोई पत्थर, कोई लोहा, कोई लकड़, कोई डंडा, कोई भी ऐसी चीज़ मिली ही नहीं जिससे ये लगे कि यहाँ पे कुछ हुआ है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिवार वाले कह रहे हैं कि मर्डर हुआ, क्राइम सीन और पुलिस वाले कह रहे हैं कि एक्सीडेंट है। अब इन्हीं दोनों चीज़ों में दोनों पार्टियाँ एक दूसरे के अगेंस्ट। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर मामला कोर्ट में गया तो वहाँ यही लगेगा, फाइनल सबमिशन में भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगेगी, वो चीज़ें खिलाफ है। तो पुलिस वालों ने जब ये तमाम चीज़ें देखी और परिवार वालों के जब बयान सुने कि ये लड़की कहीं जाती नहीं थी, कहीं आती नहीं थी, तो उन्हें भी थोड़ा सा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं, अब सीन ऑफ क्राइम तो नहीं झूठ बोल रहा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सीन ऑफ क्राइम ये हो ही ना, यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने मार के बॉडी यहाँ फेंक दी, तभी तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, तो सीन ऑफ क्राइम हो कहाँ सकता है। लिहाजा पुलिस वालों ने जब इस थ्योरी पे काम किया, तब उन्हें लगा कि काम करते हैं, लड़की के घर चलते हैं, लड़की के बारे में वहाँ इत्मीनान से आसपास के लोगों से पता कर लेते हैं, साथ ही इस लड़की की कुंडली भी निकाल लेंगे, और जहाँ पे ये रहती है वहाँ के आसपास के इलाकों को खंगालेंगे, वहाँ के कैमरों को चेक करेंगे, तो अगर किसी के साथ भी गई होगी तो भी पता चल जाएगा, अगर कोई आया होगा तो भी पता चल जाएगा, यानी वहाँ अगर जाएँ तो हो सकता है कुछ मदद मिले। बस इसी उम्मीद के साथ जो पुलिस वाले थे अब इस महिला के घर पे जाते हैं। जाने के बाद सबसे पहले इस महिला की कुंडली खंगालते हैं, पता करते हैं कि महिला कौन है, क्या करती है, कैसे रहती है, रहन सहन क्या है। तो पता चलता है कि इस महिला का जो नाम है, हालांकि ये नाम फेक है, रूमा। महिला की उम्र 23 साल है। कुछ टाइम पहले इसकी शादी हबीबुल्ला नामक शख्स से हुई थी। शादी होने के बाद हबीबुल्ला से ज़्यादा बनी नहीं, दोनों के बीच तलाक हो गया। तलाक होने के बाद तब से ये महिला, ये लड़की मायके में ही रह रही, ज़्यादा किसी से कोई लेना देना नहीं, ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं। कत्ल किसने किया कुछ पता नहीं, परिवार में सारी चीज़ें ठीक थी। अच्छा, पुलिस वाले परिवार वालों पे भी डाउट नहीं कर सकते थे, क्योंकि पुलिस वालों के सामने सबसे ज़्यादा जिद पे तो परिवार वाले ही अड़े थे कि कत्ल हुआ है, ये नॉर्मल डेथ नहीं है, ये एक्सीडेंट नहीं है। अब पुलिस वाले जब ये चीज़ें सुनते हैं कि तलाक हुआ था तब से मायके में ही रह रही, फिर ये कहते हैं कि काम कीजिए आप, इसके बारे में हमें थोड़ी और डिटेल दीजिए। तो और डिटेल मांगा तो वहाँ से भी कुछ नहीं। लिहाजा पुलिस वालों ने अब एक फ़ैसला किया कि एक काम करते हैं, आसपास के कैमरों को खंगालते हैं। पुलिस वाले आसपास के इलाकों में गए, अलग अलग दुकानों पे गए,
लेकिन बदकिस्मती देखिए कि वहाँ पे कोई ऐसा कैमरा या फिर कोई ऐसा चश्मदीद मिला ही नहीं जिसने इस महिला को किसी के साथ आते या जाते देखा हो। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं तो फिर निराशा हाथ लगी। उन्हें लगा कि काम करते हैं, लड़की की कॉल डिटेल निकाल लेते हैं, हो सकता है वहाँ से कुछ मिल जाए। लड़की की कॉल डिटेल निकाली गई। कॉल डिटेल में सिर्फ माँ और बाप का नंबर और एक दोस्तों का नंबर, वो भी सिर्फ महिलाएं थी, और ऐसी ऐसी महिलाएं जो खुद शादीशुदा हैं और बड़ी दूर दूर उनकी शादी हुई। तो ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं तो फिर परेशान कि ये क्या। पहले लग रहा था कि कत्ल नहीं हुआ, फिर कत्ल हुआ है, ये हम मान लें, तो कातिल कौन है यही नहीं पता चल रहा। एक बार पुलिस वालों को लगा कि चलो परिवार वालों से भी एक बार तफ्तीश कर लेते हैं। पुलिस ने परिवार वालों से भी पूछताछ किया, कभी माँ से, कभी बाप से, कभी बाकी लोगों से, कभी पड़ोसियों से, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं। यानी पुलिस वाले तमाम चीज़ चेक कर चुके थे, तमाम लोगों से पूछताछ कर चुके थे, हर पहलू पर नज़र गड़ा चुके थे, लेकिन अभी तक पुलिस वालों को ना तो क्राइम सीन मिला जहाँ ये कत्ल हुआ, ना ही कातिल कौन है ये मिला, ना ही किसी के पास ऐसा कोई मोटिव मिला जिससे इस केस में थोड़ी भी प्रोन्नति या फिर थोड़ी भी तरक्की हो। वक्त गुजर रहा, पुलिस वालों की मुश्किलें बढ़ती जा रही। कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने भी इस केस को बड़ा चैलेंजिंग ले लिया। अब जब तमाम जांच पड़ताल, तमाम छानबीन, कभी हबीबुल्ला से भी पूछताछ कर ली जो उसका कभी शौहर था, कभी पिता से, कभी माता से, जब सबसे पूछताछ कर ली और कहीं से कुछ मिला नहीं, तो पुलिस वालों ने सोचा कि काम करते हैं, और तो कुछ मिल नहीं रहा, तो चलें एक बार लड़की के रूम को भी चेक कर लें जहाँ ये लड़की सोती थी। क्या पता कोई ऐसी डायरी, कोई ऐसा नोट, कोई ऐसा लेटर या फिर कोई चीज़ मिल जाए। अगर वो बाहर गई थी तो किसके साथ गई थी ये भी पता चल जाए। अगर बाहर गई होगी तो किसी ने तो फ़ोन करके बुलाया होगा। इसी उम्मीद में पुलिस वालों ने अब उस लड़की के कमरे को तलाशने का फैसला किया। उसके बेडशीट को चेंज किया, उसके अलमारी को चेक किया, उसके कपड़ों को चेक किया, उसकी डायरी पढ़ी। अब इत्तेफाक देखी कि वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। रूम को बाकायदा चेक करते रहे, उसके मोबाइल को चेक करते रहे, आसपास के कमरों को चेक करते रहे। घंटों बीत गए, कहीं से ना कोई सबूत, ना कोई क्लू, ना कोई ऐसा नाम, ना कोई लेटर, ना कोई डायरी, कुछ भी नहीं। अब क्या? लगातार जांच पड़ताल हो रही है, लगातार अंधेरे में पुलिस वाले तीर चला रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। इधर दिन गुजर रहे हैं, लेकिन इसी बीच जब पुलिस वाले रूम में लगातार चेक कर रहे थे, अलमारी को चेक किया, डायरी को चेक किया, बिस्तर को चेक किया, तो कहीं से तो कुछ नहीं मिला। लेकिन ऐसे एक महिला कांस्टेबल थी जिसने यूं ही तकिए का जो कवर था, पिलो कवर, उसमें चेक करने के लिए उसको उतारा, और जैसे ही उतारा तो एक सिम का छोटा सा टुकड़ा मिला, जो आजकल नैनो सिम का ज़माना है। अब ये सिम जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं तो सबसे पहले तो परिवार वालों से पूछते हैं कि ये सिम किसका है। परिवार वाले जब सिम देखते हैं तो कहते हैं कि साहब, इस सिम के बारे में तो हमें कोई आइडिया ही नहीं, हमारी बेटी तो सिर्फ एक सिम चलाती होगी कई सालों से। अब परिवार वाले कह रहे हैं कि सिर्फ एक सिम चलाती है। इधर जो सिम मिला है वो बिस्तर से ही मिला है, कहीं बाहर से नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सिम में कोई राज छुपा हो। अब यही चीज़ सोच के पुलिस वाले इस सिम के बारे में डिटेल निकालते हैं, इसकी हिस्ट्री, इसके मालिक कौन है, किसके नाम रजिस्टर्ड है, कॉल डिटेल में किसका नंबर है, CDR क्या कहती है। तो जब सारी चीज़ें चेक की गई तो एक नाम निकल के सामने आया, और ये नाम हबीबुल्ला के भतीजे सद्दाम अंसारी का था। पुलिस वालों ने फ़ौरन सद्दाम अंसारी को गिरफ्तार किया, क्योंकि सिम उसी के नाम पे था और वहाँ मिला। गिरफ्तार करके जब थाने लाते हैं, लाने के बाद जब पूछताछ करते हैं, तो शुरुआत में तो सद्दाम अंसारी यूं ही कहानी बनाता रहा कि ऐसे ले लिया, वैसे ले लिया, मेरे से मांगा था, मैंने बहुत पहले दिया था, तब से मुझे नहीं पता। लेकिन जब CDR निकाली गई और साथ ही दिखाया गया कि तुमसे बात तो हुई है, तब जाके सद्दाम को लगा कि अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, शायद सच्चाई बता दें तो पुलिस वाले कम मारेंगे। लिहाजा सद्दाम अंसारी टूटता है। टूटने के बाद तब पूरी कहानी बताता है, और इस कहानी के हिसाब से ये जो महिला थी, ये जो लड़की थी, इसकी शादी कुछ साल पहले रंका थाना, यानी इसी ज़िले में, जो गढ़वा ज़िला है, इसी गढ़वा ज़िले के रंका थाने में एक गांव है खपरो गांव, यहीं के रहने वाले हबीबुल्ला से हुआ था। हबीबुल्ला से शादी हुई, धूमधाम से बारात आई, निकाह हुआ, निकाह करके लड़की अपने ससुराल पहुंची। लेकिन जैसे ही ससुराल पहुंचती है तो हबीबुल्ला का जो भतीजा था सद्दाम, वो कहीं ना कहीं जब अपनी चाची को देखता है तो देखने के बाद पसंद करने लगता है। इधर फिर लगातार जब पसंद करने लगा तो घर में ही आता, बातचीत करता, पूछता कि चाची आपको कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लगातार खिदमतें करता। खिदमत करने का नतीजा ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं शादी हबीबुल्ला से हुई थी, लेकिन जो रूमा थी वो अपने ही भतीजे यानी सद्दाम की तरफ आकर्षित होने लगी।
अब जब सद्दाम की तरफ आकर्षित होने लगी तो अपने ही शौहर से वो बॉन्डिंग, वो फीलिंग रह नहीं गई। दोनों के बीच आए दिन तकरार होने लगी। तकरार का आलम ऐसा हुआ कि फिर हबीबुल्ला भी उससे काफ़ी नाखुश होने लगा और अंत में हबीबुल्ला ने उसको तलाक दे दिया। और कायदे से यही चीज़ ये रूमा भी चाहती थी। अब जब तलाक हो गया तो तलाक होने के बाद फिर अब दोनों के बीच और नज़दीकियाँ, क्योंकि बीच में कोई बंधन नहीं। अब लगातार दोनों एक दूसरे के करीब आते रहे, दोनों एक दूसरे से लगातार मिलते जुलते रहे। अब ये भी डाउट था कि परिवार वाले ना जान जाएं, इसलिए सद्दाम ने अपने नाम पे एक सिम भी दिया कि बात करना होगा तो इस सिम से करना, उस सिम से ना करना। अब ये चीज़ें लगातार चलती रही, वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। सद्दाम को भी सारी चीज़ें उसके हिसाब से मिल रही थी। लेकिन इधर ये जो लड़की थी, ये जो महिला थी, अब आप कंफ्यूज भी होंगे कि बार बार मैं लड़की और महिला क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि रीज़न है कि शादीशुदा थी तो महिला कहना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से 23 साल उम्र है तो महिला भी कहना गलत होगा, इसलिए दोनों कह रहा हूँ। तो लगातार जब ये चीज़ें होने लगी तो ये लड़की, ये महिला उस सद्दाम के प्यार में इस कदर सीरियस हो गई कि वो चाहने लगी कि मुझसे निकाह कर ले। लेकिन सद्दाम ने तो ये रिश्ता महज अपनी भूख, अपनी हवस मिटाने के लिए किया। वो निकाह करने को तैयार नहीं। अब लगातार ये जिद करने लगी कि निकाह करो, निकाह करो, तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ किया है, तुम निकाह करो। अब सद्दाम को लगने लगा कि यार ये तो बुरे फंस गए, रिश्ता तो महज जिस्मानी भूख का था और अब निकाह करो तो फिर क्या करें। तो शुरुआत में तो उसने पीछा छुड़ाने के और तरीके अपनाए, कभी लड़ता झगड़ता, कभी ब्लॉक कर देता। लेकिन लगातार जब ये सिलसिला चला और ये लड़की नहीं मानी, तब सद्दाम को लगा कि यार अब इसको मारना ही पड़ेगा। तो फिर कैसे मारे, मारना भी और बचना भी है। तो फिर उसने पूरा प्लान रचा। सबसे पहले फ़ोन किया और कहा कि आ जाओ, चलते हैं आज कोर्ट मैरिज करते हैं और किसी को बताना मत। अब ये चीज़ जैसे ही ये सुनने के बाद इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं। घर से चोरी छुपे निकलने के बाद एक सुनसान जगह पे सद्दाम उसको लिवाता है। लिवाने के बाद एक जंगल लेके जाता है। वहाँ पे लोहे की रॉड से मार के उसका कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद अपनी कार में उस डेड बॉडी को डाल देता है। फिर यहाँ से कवायद शुरू हुई कि अब लाश क्या करें और ऐसा कुछ करें कि ये कत्ल ना लगे। तो फिर कार में उस लाश को लेके हाईवे पे जाता है। हाईवे पे जाने के बाद एक सुनसान जगह पे जहाँ ट्रैफिक थोड़ा कम था, वहाँ लाश फेंकता है। फेंकने के बाद अपनी ही गाड़ी से उस लाश को उड़ा देता है ताकि ऐसा लगे कि ये डेथ एक्सीडेंट से हुई है, ना कि किसी ने लाश को यहाँ ठिकाने लगाया है। यानी एक कातिल जो शुरू में किसी को लगा ही नहीं कि कत्ल हुआ है, बाद में कोई मोटिव नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन पुलिस वालों ने बड़ी मशक्क़त के साथ इस केस को सुलझाया। पुलिस वाले जब पूरी थ्योरी सुनते हैं, फिर क्राइम सीन पे जाते हैं, उस लोहे की रॉड को बरामद करते हैं, तमाम चीज़ें। मामला कोर्ट में जाता है। फिलहाल लोअर कोर्ट ने इसको जेल भेज दिया है, बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन बड़ी अजीब सी कहानी थी, जहाँ पुलिस वाले मान नहीं रहे थे कि कत्ल हुआ, लेकिन परिवार वालों की जिद और फिर पुलिस वालों की मेहनत ऐसी कि कातिल पुलिस वालों के हत्थे चढ़ा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। लेकिन जाते जाते एक सवाल भी पूछ लेता हूँ कि झारखंड राजधानी है या नहीं, और झारखंड की राजधानी कहाँ है। यानी सवाल साफ शब्दों में पूछे तो झारखंड की राजधानी क्या है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो कल का इंतजार कीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।